अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं फखर आसिफ बाजवा और वेलकम करें एक बार फिर से क्रिकेट दीवाने की एक बहुत स्पेशल एपिसोड में। ऑलरेडी हम समीम राना साहब का इंटरव्यू कर चुके हैं और एक और इंटरव्यू लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। हमारे साथ मौजूद है इस्लामाबाद यूनाइटेड, जो 2 साल की चैंपियन है पाकिस्तान सुपर लीग की, उसके जनरल मैनेजर रेहानुल हक साहब। अस्सलाम वालेकुम रेहान साहब, क्या हाल चाल है? बिल्कुल ठीक ठाक। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी ऑन योर शो। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग अस टाइम। और मेरे साथ मौजूद हैं आज पूरी टीम हमारे साथ मौजूद है। उमैद भाई हैं, अदनान है और साथ जामिन सिद्दीकी है। काफी ज्यादा बातचीत होगी पीएसएल 6 में इस्लामाबाद यूनाइटेड को लेकर। पीएसएल 6 के जो अपने मामला चल रहे हैं, काफी ज्यादा आज भी खबरों में गर्म रहा सारा मामला, उस पर भी काफी ज्यादा बात होगी। क्या हाल चाल है उमैद भाई, जामिन एंड अदनान मसूद? जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी अल्हम्दुलिल्लाह आप ठीक ठाक। आप सब सुनाएं। जी अल्लाह का शुक्र। थैंक जी यू बिल्कुल ठीक। फखर एंड रेहान रेहान साहब का बहुत बहुत शुक्रिया कि वो हमारे शो पे आए। एनी टाइम गाइस, एनी टाइम। अच्छा रियान भाई, मैं स्टार्ट करता हूँ इस इंटरव्यू के पहले क्वेश्चन से। अभी पीएसएल का सीजन 6 अनफॉर्चुनेटली अभी फेब में जो है मतलब पोस्टपोन हो गया कोविड की वजह से। अब माशाल्लाह से ये दोबारा ये रिज्यूम अब हो रहा है, जो कि मच नीडेड था। तो इस टाइम के दौरान मैं अगर प्लेयर्स की अवेलेबिलिटी के बारे में बात करूं, तो आप लोगों को इस कोविड की अनसर्टेनिटी में, जहां फ्लाइट्स बैन है, जहां क्वारंटाइन की इतनी रिस्ट्रिक्शंस है, तो उसमें प्लेयर्स लेने में मुश्किलात क्या मतलब आई थी क्या आप लोगों को? बिल्कुल, आई थिंक सब टीम्स को इश्यूज आए थे बिकॉज आप पहले जो हमारा प्लान था उसमें हमें क्लियर पता था कि इंग्लिश प्लेयर्स अवेलेबल होंगे, कुछ वेस्ट इंडियंस अवेलेबल होंगे, कुछ साउथ अफ्रीकन अवेलेबल होंगे। तो ऑब्वियसली जब वो पीएसएल पोस्टपोन हुआ तो उसकी वजह से वो प्लेयर्स जो आपके अवेलेबल थे वो अब अवेलेबल नहीं रहे। खासकर जो आपका पूरा इंग्लिश कंटिजेंट है और जो काउंटी क्रिकेट, एक्सक्यूज मी, जस्ट गिव मी अ सेकंड। सो बेसिकली जो आपका काउंटी के अंदर जो लोग हैं उसका उनको ऑब्वियसली इफेक्ट हुआ। वो सब जो है काउंटी टीम्स के साथ अपने जो है वो बिजी हो गए। अब उसमें ना सिर्फ इंग्लिश प्लेयर्स, वो भी प्लेयर्स हैं जो कि इंग्लिश काउंटीज को रिप्रेजेंट करते हैं, जिस तरह डेविड वीसा हो गए लाहौर कलंदर्स के, वो भी इस वजह से नहीं आ सके क्योंकि वो काउंटी के साथ हैं। और मुजीब हो गए जो काउंटी के साथ हैं। तो उसकी वजह से प्लेयर अवेलेबिलिटी में बहुत इश्यूज आए हैं और सब टीम्स को ही आए हैं। अच्छा रेहान भाई, बेसिकली मैं ये पूछना चाह रहा था क्योंकि आजकल क्वारंटीन का इशू चल रहा है हर जगह, और इतना मतलब एक प्लेयर के लिए बड़ा मुश्किल होता है कि मतलब वो प्लेयर की जिंदगी आपको पता है ग्राउंड से एसोसिएट होती है, और एसोसिएशन के बाद अगर आप इस तरीके से प्लेयर को गए जी आपने 10-12 दिन का क्वारंटीन करना, उसके बाद आप अपने 100% दें, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है इस तरीके से इस सूरत हाल में प्लेयर्स को भी जलन करना। तो आप एज अ मैनेजमेंट, क्योंकि वहां पे एक फ्रेंचाइज में आप लोगों का बहुत अहम रोल है, तो किस तरीके से अपने आप को भी फिट रख रहे हैं और उनको क्या एक्टिविटीज आप इस तरीके से प्लेयर के साथ करें ताकि वो जेलन रहें और एक दूसरे से बकअप भी करें और फिटीक में ना आए? आई थिंक जो जरूरी चीज है, आपने बिल्कुल ठीक बात की कि बहुत मुश्किल होता है कि आप इतने दिन कमरे में रहें। एक तो उसकी मेंटल स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, उसके बाद आप एकदम जाके ट्रेनिंग करें, आपको कोई इंजरी निकल आए। अगर आप सीधा मैच खेलें उसमें भी आपको मसला होता है। तो ये आपको आपकी बॉडी को थोड़ा ट्रेन करना है उन दिनों में। तो कमरों में जगह इतनी नहीं होती, पर ये सब एथलीट्स हैं और बहुत ज्यादा ट्रेनिंग करते हैं। यानी मैं तो जब बैल्कनी में निकलूं तो एक दूसरे को बैल्कनी से बाहर आवाजें आ रही होती हैं कि मैंने आज इतने पुशअप निकाले, आज मैंने इतने पुशअप निकाले। वो सब एक दूसरे को चैलेंज कर रहे होते हैं। तो वो एक बड़ा अच्छा वो एनवायरनमेंट बना हुआ है कि एवरीवन देन वो ग्रुप में मैसेज करता है कि आज मैं इतना भागा, ये मेरी वीडियो, ये चेक करो। तो फिर सारे जो है वो उसको फॉलो करना चाहते हैं एंड दैट्स हाउ इट वर्क्स। सो ऑब्वियसली फिर हमारा जो फिजियो है वो हर रोज अपडेट करते हैं कि आज आप कमरे में ये ट्रेनिंग कर सकते हैं, आज आप कमरे में ये ट्रेनिंग कर सकते हैं। और मेरा एज अ मैनेजर काम है टू कीप देम मोटिवेटेड, कि चेक रखें कि कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा। और फिर कंफर्ट बहुत जरूरी है। देखिए, मेंटल स्ट्रेस से बड़ा स्ट्रेस कोई भी नहीं है क्वारंटीन के अंदर। आप अकेले हो, आप किसी से बात नहीं कर सकते। मैक्सिमम ये है कि आपको खिड़की बैल्कनी खुली है तो बाहर से किसी अगर आपकी आवाज आ गई, दैट्स दी ओनली डायरेक्ट कम्युनिकेशन यू कैन हैव, और वो भी आपको नजर नहीं आ रहा कि कौन है। तो आई मीन इट्स वेरी डिफिकल्ट, और क्रेडिट है इनको, अब तो इनको खैर आदत हो गई है। लेकिन फिर भी जो अभी हालात हैं, थोड़ा अनसर्टन सिचुएशन भी है कि स्टार्ट कब होना है ये वो। उसके बावजूद ये अभी तक हमारी जो टीम है जेल टुगेदर है, एक दूसरे को मैसेज, वही कंपटीशन क्रिएट हो जाता है ना
कि आज मैंने इतने जफर गौर उस दिन 9 किलोमीटर भागा अपने कमरे में। तो वो सबको अब बता रहा है कि मैं 9 किलोमीटर भागा हूं, तो अब नाउ एवरीवन वांट्स टू बी बेटर देन दैट, तो अपनी घड़ी लगाते हैं, उसकी तस्वीर भेजते हैं, फिर शुरू होते हैं। तो अभी तक तो जफर ने 9 भागे हैं, अब देखते हैं कि उसको भी बीट करता है कि नहीं। अच्छा रेहान भाई, जी एक क्वेश्चन पूछना जरूर चाहूंगा मैं इसमें, कि बेसिकली आई रियली वांट टू आस्क के उस्मान ख्वाजा को हमने पिक किया है, उसके पीछे बेसिकली थॉट प्रोसेस क्या है? क्योंकि अगर आप देखें तो उनका ओब्वियसली नाम तो काफी बड़ा है, लेकिन T20 सर्किट में इस तरीके से उनका नाम, ओब्वियसली वो एक रेगुलर मेंबर हैं बिग बैश के, लेकिन उनका उस तरीके से T20 में जिसे कहते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड इतना नाम नहीं है। या तो उसको डाटा बेसिस पे लिया गया या फिर इंटरनेशनल एक्सपीरियंस की वजह से ऐड करने के लिए लिया गया, तो उसका पीछे जरा थॉट प्रोसेस मुझे बताइएगा। आई थिंक जब इसमें आपको ये भी देखना है कि क्या प्लेयर अवेलेबिलिटी थी। तो जब रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट हुआ तो उसमें जो 4 टॉप के नाम थे, जो सारी टीमें जो थी उनकी डिपेंड करता किसकी क्या बारी थी। उन 4 नामों में एक शाकिब थे, एक आंद्रे रसल थे, एक मार्टिन गप्टिल थे और एक उस्मान ख्वाजा थे। तो ड्रॉ का जो ऑर्डर होता है उस पर भी बड़ा डिपेंड करता है। हम बहुत खुश हैं कि हमें उस्मान ख्वाजा मिल गए। उसकी वजह जो सबसे बड़ी है वो ये है कि उस्मान की जो फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप उसको एज एन ओपनर भी खिला सकते हैं, उसको आप मिडल ओवर्स में भी खिला सकते हैं। दूसरी चीज ये कि क्योंकि अबू धाबी में लीग हो रही है, यूएई में हो रही है, तो उसकी वजह से आपको पता है यहाँ पे बॉल स्पिनर को खेलने वाला बैट्समैन चाहिए। और खासकर अगर वो लेफ्ट हैंडेड हो तो वो लेग स्पिनर हो या लेफ्ट आर्म स्पिनर हो तो उसको अच्छा टैकल कर लेता है। तो उस्मान की वो स्किल है कि स्पिनर्स के अगेंस्ट उसका बहुत अच्छा रिकॉर्ड है, डेटा भी यही शो करता है। तो दैट्स व्हाई वी रियली वेरी हैप्पी कि एक फ्लेक्सिबिलिटी मिल गई टीम को, और दूसरा कि आपको दूसरी टीम के जो बॉलिंग अटैक है उसको काउंटर करने का एक तरीका मिल गया। तो रेहान भाई रेहान भाई बेसिकली इसमें सिर्फ एक चीज ऐड करूंगा कि नॉर्मली इस्लामाबाद का जो मेन फोटे मुझे हमेशा से नजर आया है कि वो हमेशा से एक एग्रेसिव ओपनर्स की तरफ से गए, और हमेशा जो ओपनर्स होते हैं वो ज्यादातर फॉरनर्स होते हैं जो कि बॉल वन से सिक्सर मार सकें, जिनके पास एबिलिटी हो टू हिट द लॉन्ग। मतलब अगर हम ये देखना चाहेंगे कि यूएई में आप लोगों की जो स्ट्रेटेजी है एज अ टीम वो चेंज होगी इस वजह से? हमारा प्रोसेस कभी चेंज नहीं होता, प्रोसेस तो हमेशा वही रहता है। आप इससे अंदाजा लगा लें कि जो कराची से हमने 190 चेस किया था उसमें हमने 82 कर दिया पावर प्ले में, इसके बावजूद कि हमारे आउट होते जा रहे थे। तो हमने फहीम को प्रमोट किया, उन्होंने 26 किया 12 बॉलों पे। तो वो हमारे आइडिया जो स्ट्रैटेजी है वो सबको पता है, लेकिन वो स्ट्रैटेजी आपने पिच के हिसाब से देखनी होती है। तो अगर पाकिस्तान में जो एवरेज पावर प्ले स्कोर अगर हम एम करते हैं 60-65, तो ऑब्वियसली यूएई में हम 60-65 नहीं एम कर सकते। अगर पिच बहुत अच्छा है फिर कर सकते हैं, वरना उससे नीचे एम करेंगे। अगर इफ यू एम टू हाई तो फिर आप आप जो इवेंचुअल टारगेट है वो कभी अचीव नहीं कर सकते। तो आपको पिच देख के उस मुताबिक टारगेट करना है, लेकिन स्ट्रैटेजी वही रहेगी। ऑब्वियसली पार स्कोर थोड़ा नीचे आ जाएगा। पाकिस्तान में तो बैटिंग पैराडाइज है, वहां पर तो आप जो है 180 जो है वो पार स्कोर है, और यूएई में वही 155 160 पार स्कोर है। तो जहाँ पे 20-25 रन का फर्क हो तो आपको उस मुताबिक एडजस्ट भी करना पड़ेगा। सही। रेहान भाई एक एवन लुइस भी अवेलेबल थे जो पहले रिप्लेसमेंट ड्रॉप हुआ था जिसमें हमने उस्मान ख्वाजा उठाए थे। अगर अवेलेबल थे तो आई थिंक वो पार्शियल अवेलेबल ही होंगे, लेकिन टीम फिर भी गई है, आंद्रे रसल पर टीम गई है, सिमरन हेटमायर पे गई है, तो एवन लुइस पे किसी टीम ने क्यों नहीं हिट किया? देखिए, एवन लुइस अगर ड्राफ्ट में होते तो सारी टीम्स उसमें इंटरेस्टेड होती। एवन लुइस ने लास्ट मिनट के ऊपर जो है वो अपना ड्राफ्ट से नाम हटा दिया था, और उसकी बड़ी उनकी वैलिड रीजन थी कि आगे वेस्ट इंडीज का टूर आ रहा है, उसमें उन्होंने क्वारंटीन, वेस्ट इंडीज की सीरीज आ रही है उसमें उन्होंने क्वारंटीन में रहना है। फिर अगर वो यहाँ पर आते तो उनको वापस जाके वहां पे दोबारा एक कनेक्टिंग फ्लाइट लेनी पड़ती, इसके बाद उनको दोबारा क्वारंटीन करना पड़ता। तो वो प्लेयर की अपनी चॉइस एंड वी कंप्लीटली अंडरस्टैंड दैट। इसी तरह सुनील नारायण का नाम भी फ्लोट हुआ था, वो भी उनके अपने पर्सनल रीजंस की वजह से यही है कि ही वांटेड टू स्पेंड टाइम विद हिज फैमिली, तो वो भी ड्राफ्ट में नहीं है। तो ऑब्वियसली जब इस तरह के प्लेयर आते हैं तो वो 3-4 मैच के लिए भी अवेलेबल हों तो आप जरूर उनको देखते हैं, लेकिन क्योंकि अवेलेबिलिटी नहीं थी तो और हेटमायर का तो मैं आपको बता दूं जो सेकंड रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट हुआ है वो उसमें हमने हेटमायर पहली बारी मुल्तान और इस्लामाबाद में एक की थी, पर्ची निकली, पर्ची में मुल्तान निकल आया, उन्होंने हेटमायर ले लिया और हमने उस पिक से कोई प्लेयर नहीं लिया। सही है। तो उसमें लक सही है भी होता है कि आपका ड्राफ्ट में बारी कब आ रही है। सही। सही है। रेहान भाई आपसे ये पूछना चाहूंगा कि जिस तरह से अभी उमैर भाई ने भी बात किया, टॉप ऑर्डर पे आप बहुत ज्यादा डिपेंड करते हैं। जिस तरह इस सीजन भी देखें हमने देखा है कि एलेक्स हेल्स और जो पॉल स्टर्लिंग थे वो आपको काफी अच्छे रन रेट, 10 से ज्यादा के रन रेट से पावर प्ले में स्कोर करके देते थे। इससे पहले भी हमने देखा है कि जो आपके लिए ये करते थे बैटिंग, पहले 5 सीजन में ऑलमोस्ट जो पावर प्ले में 70% बॉल्स जो खेली हैं वो आपके फॉरेन प्लेयर्स ने खेली हैं।
तो बिल्कुल। वहां पर भी आप काफी ज्यादा ये है कि डिपेंड कर रहे हैं जो भी फॉरेन प्लेयर्स हैं उस पर। तो इस पे आपका थॉट प्रोसेस। और दूसरा ये हम देख रहे हैं कि पावर प्ले खत्म होती है उसके बाद आपके मिडिल ओवर में जो रन रेट है वो गिर जाता है, वो 7.1 तक चला जाता है। उसमें अभी अबू धाबी में मैचेस होंगे तो स्पिनर्स को और ज्यादा मौका मिलेगा। और वहां पर आपके जो बैट्समैन है, आसिफ अली एक ऐसा बैट्समैन है जिनकी मिडिल ओवर्स में 150 प्लस से स्ट्राइक रेट है, बाकी सब की बहुत कम स्ट्राइक रेट है। हुसैन तलत हूँ, इफ्तिखार अहमद हूँ, शादाब खान हूँ, फहीम अशरफ हूँ। तो आपने इस पर भी गौर किया होगा कि किस तरह से आप स्पिनर्स को यहाँ पर टैकल करेंगे। एब्सोल्युटली, बिल्कुल किया। और ये आप देखें कि हमारी जिन प्लेयर्स के आपने नाम लिए हैं PSL 1 से हमारे साथ हैं, और हम यूएई में ही PSL 1 जीते थे, और यूएई में ही PSL 3 में हमारी जो टीम थी वो 7 मैच जीती थी ग्रुप स्टेज में। तो ये लोगों को पता है इधर का एक्सपीरियंस। जो आपने रन रेट की बात की, बहुत अच्छा सवाल है, मैं उसका जवाब आपको दे देता हूँ। कराची वाले मैच में इस्लामाबाद का 82 स्कोर था, 4 आउट थे पावर प्ले में। अब उस टाइम पर हम लोग स्टार्ट इसलिए इस तरह करते हैं क्योंकि हमें पता है कि एक स्टार्ट हो गया तो इफ्तिखार हो गया, हुसैन हो गया, ऑल दीज गाइस, इवन जफर गोहर को अगर आप उस पोजीशन पे भेज दें तो वो स्लो कर सकते हैं गेम को, लंबा लेके जा सकते हैं। तो जब आपका पावर प्ले में आउट ज्यादा हो जाते हैं क्योंकि आप एम ज्यादा करते हो, तो मिडिल ओवर्स, ऑब्वियसली आपका काम मिडिल ओवर्स में ये है कि मैंने गेम लंबी करनी है। तो मिडिल ओवर के बैट्समैन का जो रोल है वो अपना रोल पूरा कर रहे हैं। हम कभी भी इंडिविजुअल उस पर नहीं जाते क्योंकि इंडिविजुअलिज्म टीम खराब करता है। अगर मुझे एक प्लेयर से उस हुसैन ने 41 42 किया था उस मैच में 30 बॉलों पे, वो इनिंग्स इतनी क्रूशल थी क्योंकि वो पार्टनरशिप ना लगती तो हम तो ऑल आउट हो जाते, लेकिन वो सिचुएशन के मुताबिक उसने वो एक इनिंग्स खेली। फिर उसी तरह उसने एक 44 की थी मुल्तान सुल्तान के खिलाफ PSL 3 में, जिसमें उसने अगेन स्लो स्टार्ट किया, फिर उसने फिनिश किया मैच। तो ये आप सिचुएशन के मुताबिक है। तो अब अगर आपको 7 रन इन एन ओवर चाहिए पावर प्ले के बाद, तो आप अगर 10 का एम करेंगे तो फिर तो बेवकूफी, आप तो आउट होते जाएंगे। तो बिल्कुल सही। उसमें उस हिसाब से ये देखा जाता है। और जो आपने बात की बिल्कुल कि हमारे ओपनर 70% फॉरेन रहे हैं, वो तो हमारी बड़ी क्लियर आइडेंटिटी है पहले दिन से कि पावर प्ले में आपने फायदा उठाना है, और उसके बाद जो है आप देखो कि आपकी सिचुएशन क्या है और उस मुताबिक आप बैट्समैन भेजो और उस मुताबिक आप स्कोर करो। सही है। ओके एक और रियान चीज भाई, ऐड करना चाहूंगा जामिन, एक आपको काट रहा हूँ माजरत। ब्रेंडन किंग के हवाले से फैंस के ट्विटर हैंडल पर हमें काफी मैसेज आए कि ब्रेंडन किंग को आपने लिया, उनकी सीपीएल में काफी अच्छी फॉर्म रही है, उसके बाद इनकी फॉर्म उस तरह से लगी नहीं तो उसका थॉट प्रोसेस थोड़ा बता दें कि आपने ब्रेंडन किंग को लिया है तो फॉर्म भी गिरी हुई है, उस तरह से फॉर्म में नहीं है, तो आपने क्या सोच के उसको लिया? कि काफी लोग जो है इस बारे में भी पूछ रहे हैं। बिल्कुल। मुझे भी काफी सवाल है। ब्रेंडन किंग ने 2019 में जो CPL में स्कोर किया था, वो बिल्कुल सिमिलर पिचेस थी जो हमें यहाँ पे मिलेंगी, और बिल्कुल उसमें उन्होंने उन्होंने बहुत ज्यादा स्कोर किया। फिर 2020 की जो CPL थी उसमें ब्रेंडन किंग की इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं रही। लेकिन अगर आप 2020 की CPL किसी भी टॉप ऑर्डर बैट्समैन की उठा कर देखें तो किसी की भी अच्छी नहीं गई। उसकी वजह ये थी कि सारे मैचेस जो थे वो एक ही वेन्यू पर खेले जा रहे थे और पिचेस सिर्फ वहां पे 2 या 3 मौजूद थी। तो वहां पे किसी से भी स्कोर नहीं हुआ टॉप ऑर्डर, सारा स्कोर जो है मिडिल ओवर्स या लेट ऑर्डर में किया। तो उसको कंसिडर करना इतना वो नहीं है। और ब्रेंडन किंग दूसरा, अगेन आप ये देखते हैं अवेलेबल कौन है। आपने जबरदस्ती प्लेयर नहीं पूरे करने, आपने पूरा करना है अगर अवेलेबल है, पूरे मैचेस के लिए अवेलेबल है। मेरी टीम में अगर कोई इंजरी होती है उसका बैकअप कोई होगा कि नहीं होगा, तो आपने वो चीजें देखनी होती है। तो आई थिंक ब्रेंडन किंग भी अगेन वो बैलेंस एक प्रोवाइड करते हैं। अगर खुदा ना खास्ता किसी को कोई इंजरी होती है वो आ सकते हैं, या हम एक ऐसी स्ट्रैटेजी यूज करते हैं कि हमने शुरू से ही जो नंबर 3 पे या ओपनर पे हमने मारना है, और विदाउट केयरिंग के विकेट जल्दी गिर जाती है, तभी उनको यूटिलाइज किया जा सकता है। रियान भाई, PSL सीजन 1 से मैं अगर देखता हूं तो आप लोगों ने अपने जो लोकल जो स्लॉट है, आप लोगों के प्लेयर्स का, जैसे आसिफ अली हो गया, हुसैन तलत हो गया, आप लोगों ने रिटेन किया है, मतलब इन लोगों को, और बाकायदा जब इन लोगों से परफॉर्म नहीं भी हुआ, आप लोगों ने इनको बैक किया और फिर इन्होंने बाकायदा परफॉर्मेंसेस दिखाई। कितना मतलब इम्पोर्टेंट है प्लेयर्स हैं उनको मतलब रिटेन करें और साथ ही साथ ग्रूम भी करें उनको, तो ये कितना इम्पोर्टेंट है?
आई थिंक जो आपने बात की लोकल प्लेयर्स की, सारे बात करते हैं जी, इंटरनेशनल पाकिस्तान का मैच हो रहा होता है और कोई आउट होता है तो मुझे ट्विटर पे बिला वजह जो है वो गालियां पड़ना शुरू हो जाती हैं कि उसमें भाई मेरा तो कोई कसूर नहीं ना। और दूसरी चीज, अगर एक बंदा मेरी टीम के लिए मुझे इतने मैच जिता कर दे रहा है तो मुझे क्या कंसर्न कि उसको मैं क्यों निकालूंगा टीम से। जहां तक आसिफ और हुसैन की बात है, आसिफ अली से ज्यादा मैचेस किसी पाकिस्तानी प्लेयर ने पीएसएल में फिनिश नहीं किए हुए, और उसने इस्लामाबाद को वहां वहां से मैच जिताया हुआ है जो हम लोग खुद पीएसएल फाइनल देख लें आप उसका जी बिल्कुल। जंगी के मैच था, उसने हमें लाहौर कलंदर्स वाला सुपर ओवर वाला मैच था, तो कराची किंग्स के साथ इस साल जो मैच था उसमें जो फिनिश किया उसमें, तो इतने मैचेस उसने फिनिश किए हैं। इवन जो प्लेऑफ हमारा कराची किंग्स से पीएसएल 4 में हुआ था उसमें आसिफ आए, एकदम 26 स्कोर चाहिए थी 2 ओवरों में, उन्होंने 2 छक्के मारे और हमें मैच वो भी जिता दिया। तो ऐसे प्लेयर्स जो हैं आप उनको जब कॉन्फिडेंस देते हैं तो वो आपको रिटर्न भी देते हैं उसका। और देखें 2 महीने में एक फ्रेंचाइज टीम में आपको ऐसे लोग चाहिए जो जेल टुगेदर हो जाए, क्योंकि 2 महीने में तो कोई कोचिंग नहीं हो सकती, कोई एकदम तब्दीली नहीं आ सकती टेक्निकों में, तो आपने तो बेसिकली उनको खुश रखना है। आपका काम है कि उनको आप जो है उनको फैसिलिटेट करें। और मैं आपको ये बताता चलूं कि जो भी प्लेयर इस लेवल तक आता है जो पीएसएल खेलता है उसमें टैलेंट की कमी नहीं होती। वो इस लेवल तक आया तो कुछ करके आया, वो बिला वजह नहीं इतने ऊपर लेवल तक आ सकता। तो आई थिंक उसमें थोड़ा ये है कि ग्रूमिंग इसी तरह होती है जब आप उनको बैक करते हैं, जब आप उनको कॉन्फिडेंस देते हैं और जब आप उनको खुद अपनी गलती का एहसास होने देते हैं। अगर आप किसी को बार बार जाके कहें कि तुम फलानी चीज गलत कर रहे हो तो वो आपसे इरिटेट होगा। अगर आप उसको सिर्फ हल्का सा टाइम दें और टाइम देने के बाद उसे डिस्कस करें कि तुम बताओ तुम्हें क्या लगता है तुमने क्या गलती की, और आपको खुद पॉइंट आउट कर दे, उससे बेहतर कोई एजुकेशन नहीं हो सकती। ओके श्याम भाई, डीन जोन्स का कितना बड़ा पार्ट रहा है इसमें, बिकॉज एज अ कोच फैंस हैं उनकी सिर्फ तारीफें ही मतलब कि सुनी हुई हैं कि वो तो जब भी इन प्लेयर से परफॉर्म नहीं होता था, ये जैसे मैं बात करूं मतलब आसिफ अली से या हुसैन हो गया, तो क्या मतलब मोटिवेशन का प्रोसेस वहां मतलब होता था उनका ओवरऑल। देखिए ये मेरे से पहले भी बड़े दफा ये सवाल पूछा गया डीन जोन्स के बारे में, और मैं बिल्कुल, मुझे इसमें कोई हेजिटेशन नहीं है बात करते हुए कि मेरा करियर का बहुत ज्यादा क्रेडिट जो है वो डीन जोन्स को मैं पर्सनली देता हूँ। तो मेरे लिए तो उनकी जो जगह है, जो इज्जत है, वो एक और ही लेवल पे है, और वो मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता कि कितनी इज्जत है। तो मैं तो ऑब्वियसली जब भी मेरे से कोई सवाल पूछेगा तो मैं तो उसको आपको बायस ही जवाब दूंगा, और वो यही जवाब है कि डीन जोन्स का जो मैनेजमेंट स्टाइल है मैंने उससे बहुत सीखा। उसमें एक चीज ये थी कि आप प्लेयर को इतना पंप कर देते हो, और पंप आप ऐसे नहीं करते कि यार तूने जाके ये नहीं किया तो ये हो जाएगा। वो पंप किस तरह करते थे कि हम PSL 3 में हांगकांग में थे हम, और हुसैन तलत वहां पे बैठा हुआ था, और हुसैन उस वक्त मेरी टीम में था, डीनो वहां पे कमेंट्री कर रहे थे। तो हुसैन के पास डीनो चलते हैं और हुसैन को सारे प्लेयर्स वहां पे बैठे हैं, बिग नेम प्लेयर्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। उसने हुसैन के कंधे पे हाथ रख के कहा कि हुसैन तलत, मैं इन सबके सामने कह रहा हूँ, यू विल बी माई प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट इन PSL 3। और आप देखिए हुसैन तलत वाज आउटस्टैंडिंग इन PSL 3 क्योंकि उसको कोच की तरफ से कॉन्फिडेंस दिया गया। और आसिफ अली से जो डीन जोन्स का रिलेशन है वो तो मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता कि डीन जोन्स की नजर में आसिफ अली वाज हिज बिगेस्ट मैच विनर। और डीन जोन्स ने जितना बैक किया, आई डोंट थिंक किसी ने भी इतना कभी बैक किया आसिफ को। तो आसिफ भी जब फील्ड पे जाता था तो उसको पता था कि मैं अगर आउट भी हो जाता हूँ तो मेरे पीछे डीनो है। और उसको हमेशा डीनो ने एक ही बात समझाई थी कि अगर तुम बाउंड्री पे कैच आउट हो जाओगे ना तो मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि वो तुम्हारा काम है। तो डोंट फियर फेलियर, आपका जो काम है वो आप करो। अगर वो आप मेथड यूज कर रहे हो और सक्सेस नहीं मिल रहा तो मेथड हम बेहतर कर लेंगे, लेकिन आपने वो चेंज नहीं करना। तो आई थिंक वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड डीनो की तरफ से वो एक हमारी टीम में वो आइडेंटिटी भी डीनो की वजह से ही आई है। अच्छा रियान भाई, ओके कोचेस की बात हो रही है तो इस टाइम अगर देखा जाए तो इस्लामाबाद हैड द यंगेस्ट कोचेस, जो बेसिकली एट द सेम टाइम प्लेयर्स भी हैं और कोचेस भी हैं, बोथा भी हैं, और साथ में रोमन रईस दोनों। मतलब इसके पीछे क्या थॉट प्रोसेस है? एक न्यू जनरेशन आप इन करना चाह रहे हैं, या एक न्यू थॉट, या एक जो एक करंट जिनको ज्यादा एक नॉलेज हो क्रिकेट की पहले, क्योंकि पहले जो लोग थे उनको T20 की क्योंकि इतनी ज्यादा फास्ट हो चुकी है कि उनको
उन्होंने उतना ज्यादा T20 इनिंग्स नहीं खेली थी, जबकि आजकल जैसे ये बहुत हो गया, रोमन रेस हो गई, वन ऑफ द ग्रेट नेम्स हैं T20 स्पेशलिस्ट में। बिल्कुल, आई थिंक ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। मैं इसका ये आपको जवाब दूंगा कि अभी हम जूम पर इस वक्त ये शो रिकॉर्ड कर रहे हैं। आज से 20 साल पहले कोई सोच भी नहीं सकता था कि अब एक दूसरे से इतनी दूर बैठकर हम ये बात कर सकेंगे। तो टेक्नोलॉजी चेंज हुई है, प्रेशर्स चेंज हुए हैं। 90s और 80s के क्रिकेटर्स के जमाने में एक टीवी एक अखबार होता था। अब अगर एक प्लेयर की बुरी परफॉर्मेंस होती है तो उसको व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर उस पर उड़ाते हैं, उस पर सोशल बुलिंग होती है। तो वो अगर एक बंदा उस चीज से खुद गुजरा हो ना, तो वो बड़े इजीली गाइड कर सकता है। दूसरा, अगर मैं किसी इंसान से रिलेट कर सकता ना, तो मैं उसके पास खुद जाके बात करूंगा। तो एज हमारा यही था कि कोच ऐसा हो कि प्लेयर कंफर्टेबल फील करे और उसको जाके अपनी ना सिर्फ क्रिकेट के मसले बट ऑफ द फील्ड इश्यूज भी बता सके। और बोथा के साथ वो है। और रोमान की जहां तक आपने बात की कि रोमान कोई ऐसे, रोमान हमारे लिए भी एक सरप्राइज था जब बोथा ने कहा कि मुझे रोमान बोलने को चाहिए। इसमें जो है वो बोथा की तरफ से डिसीजन आई थी और बोथा ने बड़ा क्लियरली कहा था कि रोमान चाहिए। फिर हमने डिस्कस किया, रोमान से बात की, ही वाज सरप्राइज्ड एट द टाइम। बट रोमान का आप देखेंगे जब वो कोच बना, वो घर से प्रेजेंटेशंस बना के लेके आया है। वो इतना मेहनती है, वो सबके लिए मग्स बना के लेके आया है मोटिवेशनल कोट्स के साथ। वो सबको जो है उसने ऑलरेडी मेहनत की, वो शीट्स बनाना शुरू की, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन सीखी, डेटा कैसे एनालाइज करते हैं उसने हसन चीमा से बात की, मुझसे बात की। तो वो सीखना खुद भी चाहता था। और दूसरा, अगर आप फहीम से पूछेंगे, फहीम से पूछा था किसी ने कि रोमान का क्या इन्फ्लुएंस है आपकी बॉलिंग पे, क्योंकि आपकी फॉर्म वापस आई है पीएसएल में। तो फहीम ने उसका जवाब दिया था कि रोमान मेरे लिए एक भाई है बड़ा, तो मेरे लिए तो बहुत आसान है उससे बात करना, तो मेरे पे प्रेशर नहीं डालता, वो सिर्फ मुझे आइडियाज देता है और मैं वो एग्जीक्यूट करता हूँ। तो वो सिंपल रखता है चीज। आई थिंक वो बहुत जरूरी है कि सिंप्लीफाई करके आपने प्लेयर तक चीज पहुंचानी है, और रोमान वो करता है। और रोमान रोमान क्योंकि अभी खेल रहा है, उसको पता है कि T20 के क्या प्रेशर है। अगर डेथ ओवर्स में आपको मार पड़ी है, कौन सी स्लोअर बॉल करानी चाहिए, कौन सा यॉर्कर कराना चाहिए, या हर टाइम जरूरी नहीं यॉर्कर ही करवाओ, अगला बंदा तैयार है यॉर्कर के लिए तो उसको कुछ और कर। अब ये चीजें जो है, ये आपको एक मॉडर्न जो अभी क्रिकेट खेला है ना, वो चीजें बता सकते हैं। जो पुराने ग्रेट्स रह चुके हैं उनकी टाइम में और आपकी क्रिकेट में बहुत फर्क आ गया हुआ है। और ऑब्वियसली एक डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग और स्किल सेट चाहिए अब आपको। रेहान भाई थोड़ा मैं क्यों मैं अच्छा, रियानवी में थोड़ा सा बस ऐड करूंगा इसमें एक और जिनका नाम लेना लाजमी है इस्लामाबाद को, क्योंकि मैं वैसे मैं लाहौर का सपोर्टर हूँ, लेकिन सेकंड अगर मेरी टीम है हमेशा से इस्लामाबाद रही है। और मैंने उस चीज को इसमें इस लिहाज से भी, क्योंकि मुझे मोहम्मद शमी के स्पेल्स जो है मुझे हमेशा से याद हैं, जिस तरीके से उन्होंने उनका एक बड़ा रोल अदा रहा है इस्लामाबाद की बिल्कुल। विन में। तो मेरी नजर में कहीं ना कहीं उनकी जगह बननी चाहिए, ये एज अ फैन मेरी एक विश है। तो इस पे आप क्या बात करना चाहिए? आई थिंक अगेन, जो इसमें दो पॉइंट ऑफ व्यू है, एक पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है, एक मैं आपको प्रोफेशनल पॉइंट ऑफ व्यू दे सकता हूँ। पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू जो मेरा ये है कि समी भाई इज लाइक एन एल्डर ब्रदर टू मी। और वो इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए उन्होंने इतनी जान मारी, इंजरी के दौरान खेले हैं उन्होंने, कौन हमें कमाल मैचेस जिताए। पहले 4 सीजन में ही वाज दी आउटस्टैंडिंग बॉलर, वहाब रियाज और वो 2 आउटस्टैंडिंग पीएसएल के बॉलर जो थे। तो इट वाज अ वेरी हार्ड डिसीजन, वेरी हार्ड चॉइस कि व्हेन यू नो वी कुडंट रिटेन हिम। बहुत एक मुश्किल डिसीजन थी, क्योंकि आप जब किसी से इतना इमोशनली अटैच हो जाते हो तो, लेकिन प्रोफेशनली आपको जिंदगी में कभी ऐसे फैसले मजबूरी बन जाते हैं आपके कि जो आप उन पे आपको करने पड़ते हैं। दूसरी चीज इसमें कि ऑब्वियसली समी भाई इज एन इस्लामाबाद यूनाइटेड लेजेंड एंड वी लव एंड वी रिस्पेक्ट हिम। ये सिर्फ मैं नहीं, पूरी टीम लव्स एंड रिस्पेक्ट्स मोहम्मद समी। एंड आई होप कि इंशाल्लाह वो कोचिंग कोर्सेज करें और इंशाल्लाह उनके लिए जगह बने। और ऑब्वियसली यू नो ही वाज आल्सो, मैं आपको ये बताता चलूं कि इस साल भी उनसे डिस्कशन हुई थी और बिल्कुल हुई थी। वो जो फाइनल बॉलिंग कंसल्टेंट वाला रोल है उसके अंदर टॉप 3 के अंदर थे। तो जो ये चीजें हैं, अब ये इंशाल्लाह फ्यूचर के अंदर कोई जगह बनेगी तो जरूर, व्हाई नॉट। एंड वी ऑलवेज, आपको पता है हम हमेशा इस्लामाबाद यूनाइटेड हमेशा अपने जो हमारे साथ लोग दिए हैं उनको हम ना सिर्फ एज प्लेयर्स बट एज कोचेस भी प्रमोट करना चाहते हैं। अब सईद अजमल की मिसाल लेने कि वो हमारे अब असिस्टेंट कोच बन चुके हैं। स्टार्ट एज अ प्लेयर हुए थे, फिर बॉलिंग कोच, अब असिस्टेंट कोच। तो यू नो वो प्रमोशंस हमारी विद इन द फ्रेंचाइज में वो हैं और आपको आपकी मेहनत का सिला जरूर मिलता है। जी फकर बोलिएगा। रेहान भाई मैं पूछना चाह रहा था कि इस्लामाबाद की ट्रेनिंग जो है वो तो वेडनेसडे से स्टार्ट हो जाएगी एक्सर स्टेडियम में,
जो प्लेयर्स की फिटनेस है उसमें स्पेशली एक आकिफ का मैं पूछना चाहूंगा। आकिफ ने काफी ज्यादा स्ट्रगल किया है अपनी फिटनेस को लेकर, और स्पेशली उसके बाद शादाब खान, एक क्योंकि उनका भी पिछले 6-7 महीनों से फिटनेस का काफी इशू चल रहा है। वो ठीक होते हैं, फिर पाकिस्तान टीम में आते हैं वापस, उनका फिर इशू बन जाता है, फिर वो ड्रॉप हो जाते हैं, काफी इन आउट वो भी हो रहे हैं शादाब खान। तो शादाब और आकिफ की फिटनेस का क्या लेवल है, और बाकी प्लेयर्स ओवरऑल इस्लामाबाद यूनाइटेड में कोई प्लेयर है जिसको कोई निगल वगैरह हो जाए थोड़ा बहुत फिटनेस का इशू? एक चीज तो मैं आपको क्लैरिफाई ये कर दूं कि क्रिकेटर कोई भी ऐसा नहीं होता जो फुली फिट कभी भी हो, क्योंकि इतना आप खेलते हो तो आपको हल्की फुल्की इंजरीज जो होती हैं, निकलिंग इंजरीज, लेकिन कुछ मेजर इंजरीज होती हैं। शादाब को मेजर इंजरी अभी से नहीं, बहुत पहले, और उसकी वजह से उसकी बॉलिंग भी इफेक्ट हुई। वो खुद अपने मुंह से मानता है कि मेरी बॉलिंग इफेक्ट हुई, इसमें बिल्कुल कोई डिलूजन नहीं, बल्कि वो, उसको आप जब भी सुनेंगे वो यही कहेगा कि मैं खुद मेहनत करके खुद वापस आऊंगा। तो उसको रियलाइज होती है ये चीज, और वो मेहनत कर रहा है। और ऑब्वियसली आप ये मत एक्सपेक्ट करें कि जब भी कोई बंदा आता है इंजरी से बात, तो पहले मैच में ही आके 10 आउट कर देगा। इट टेक्स अ लिटिल टाइम, और एक प्रैक्टिस और मैच में बहुत फर्क। शादाब इज गेटिंग देयर, प्रैक्टिस होंगी, प्रैक्टिस मैचेस एक दो होंगे, तो इंशाल्लाह उसकी फिटनेस जो है वो वापस आएगी, और हमें उम्मीद है कि वो जब टूर्नामेंट स्टार्ट होता है हिट द ग्राउंड रनिंग। आप ये देखेंगे जब PSL 6 स्टार्ट हुई है तो शादाब इंजरी से तभी वापस आ रहे थे। पहले 2 मैचेस में शादाब की बॉलिंग उस लेवल की नहीं थी जिस लेवल पे आप एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन तीसरे मैच में ज़ल्मी के खिलाफ उन्होंने 23 रन दिए। फिर जो क्वेटा के साथ मैच था उसमें पहले 3 ओवर बहुत अच्छे किए, चौथा ओवर इतना अच्छा नहीं जा सका। तो व्हाट आई एम सेइंग इज कि इट टेक्स टाइम। आकिफ की जहां तक आपने बात की, वो फुली फिट है, और इंशाल्लाह वो भी ट्रेनिंग करेंगे, 2-3 प्रैक्टिस मैचेस खेलेंगे, फिर जैसे टूर्नामेंट चलता है, क्योंकि गर्मी इतनी है यहाँ पे, बैक टू बैक मैचेस होंगे, तो हमें सारी स्क्वाड इस्तेमाल करनी पड़ेगी। तो आकिफ, देखिए आकिफ जब फिट होते हैं और जब फॉर्म, तो सबने देखा है कि वो कितना बड़ा टैलेंट है। तो हमें उम्मीद है कि वो, हम उनको लुक आफ्टर हिम। और जिस तरह आपको पता है कि पहले भी हमने ड्राफ्ट में पता था वो इंजर्ड, हमने फिर भी उनको लिया था, और बिल्कुल। उसकी वजह ये है कि सबको बिलीव है कि आकिफ विल बिकम अ टॉप क्वालिटी प्लेयर। रेहान भाई, इस पे थोड़ा सा आकिफ का और ऐड करना चाहूंगा। आकिफ ने जिस तरह से हमने देखा था पिछले साल जब वो खेले तो नई बात से सबसे अच्छी स्विंग वही कर रहे थे, और अब आपने जिस तरह से बताया कि इंजरी से अभी वापस आ रहे हैं, हमें भी बताया, और फिटनेस वगैरह उनकी अब बेहतर होगी। तो कोचेज आपके इस्लामाबाद यूनाइटेड के आकिफ जावेद के फ्यूचर के बारे में क्या सोचते हैं कि किस तरह का प्रोडक्ट है, और क्या इससे पाकिस्तान को फायदा हो सकता है, इस्लामाबाद यूनाइटेड को मजीद फायदा हो सकता है, जैसा आपने अभी बात भी किया कि इंजर्ड थे फिर भी आप लोगों ने उससे पिक किया? आई थिंक इसमें बहुत ज्यादा जो मैं चीजें कि हसन चीमा जो है हमारे साथ जो होते हैं, वो आकिफ के साथ कॉन्स्टेंटली इन टच रहे हैं पिछले 6-7 महीने के अंदर। तो वो हसन उनसे वीडियोस भी मंगवाते रहते हैं, वो वीडियोस वो बोथा के साथ भी शेयर करते रहते हैं, और बोथा जो है वो फिर गाइडेंस भी देते हैं। फिर हम बाकी कोचेस से भी कंसल्ट करते हैं, इंटरनेशनली कोचेस से कंसल्ट करते हैं, वीडियोस शेयर करते हैं, हमें बाद में इनपुट आती है, वो हम प्लेयर्स तक पहुंचाते हैं। ये हमारा काम नहीं है, लेकिन क्योंकि जब आपको कोई इतना टैलेंटेड बंदा नजर आए, या कोई भी हो, कोई भी मेरे पास आके, कोई भी हसन के पास जाके बात करे, तो वी विल ट्राई टू हेल्प हिम। दैट इज आवर जॉब, के टू हेल्प दीज गाइस, इवन जब वो इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए नहीं खेल रहे। तो जो आपने कोचेस की बात की, वो क्या सोचते हैं, मुझे आज तक कोई कोच नहीं मिला पिछले साल, इस साल डोमेस्टिक में, जो ये ना कहे कि आकिफ जावेद इज वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड पीपल देव सीन। कि उसका रन अप, उसकी बॉल जो अंदर आती है, और उसकी पेस, वो अल्लाह की तरफ से एक तोहफा उसको मिला है, और उम्मीद है कि वो इंजरी से बच के रहेगा। और उम्मीद है, इसमें लक बहुत बड़ा फैक्टर होता है फास्ट बॉलर की इंजरीज में। तो हमें तो उम्मीद है कि अल्लाह उसको आगे पहुंचाए, और ही बिकम्स अ टॉप बॉलर, नॉट फॉर जस्ट फॉर इस्लामाबाद, बट पाकिस्तान के लिए भी वो टूर्नामेंट्स पाकिस्तान को भी जिताए इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। ओके, सियान भाई, मैं शादाब खान की, मैं अगर मैं जर्नी में PSL में देखता हुआ मैं आऊं, अगर 2017 से सीजन जो 2 हुआ था, तब से उन्होंने अपनी बैटिंग में बहुत इम्प्रूवमेंट, मतलब उनकी मतलब आई है, और अब तो वो पाकिस्तान के लिए भी वो एज अ बैट्समैन वो परफॉर्म वो कर रहे हैं। तो ये इस्लामाबाद यूनाइटेड को ये कितना बड़ा एक एडवांटेज है, मतलब इसको चाहे इसका बैटिंग के तौर पर? देखिए, बहुत बहुत मेजर एडवांटेज है। मैं ऑनेस्टली आपको बताऊं, अगर आपका एक ऑलराउंडर आपके टॉप 5 में खेल रहा है, तो आपकी बैटिंग ऑटोमेटिकली लंबी हो जाती है।
पहली चीज। दूसरी चीज कि अगर आपके पास कोई ऐसा प्लेयर है जो फील्डिंग में आपको 5 से 10 रन रोक के देता है हर मैच में, और बैटिंग में कंट्रीब्यूट करता है, और बॉलिंग उसकी अगर नहीं भी अच्छी जा रही, तो आप ये सोचते हो कि यार ओवरऑल इसकी कंट्रीब्यूशन मेरी टीम को फायदा है। तीसरा, उसकी जो लीडरशिप एबिलिटी जो डेवलप हुई है, हम खुद सरप्राइज हैं, जेन्युइनली हम सब सरप्राइज हैं कि हाउ फास्ट ही इज डेवलप्ड एज अ लीडर, कि उसकी कैप्टनसी एबिलिटी, उसकी जो स्किल है, और जिस तरह वो कम्युनिकेट करता है प्लेयर से, जितना कंफर्टेबल रखता है, जहां पे गुस्सा करना उधर गुस्सा करता है, और जो स्नैप डिसीजंस लेता है, आई थिंक वो हम खुद बहुत सरप्राइज हैं उससे कि वो इतनी जल्दी डेवलप और ग्रो हुआ है। और शादाब की बात है, वो हम बात करते हैं कि उसकी इंजरीज की वजह से जो है उसकी जो बॉलिंग है वो सफर की है, लेकिन उम्मीद है कि वो वापस आएगा और अपनी बॉलिंग, क्योंकि अभी भी आप शादाब से पूछें तो उसको सबसे ज्यादा बॉलिंग करना पसंद है, अभी भी बैटिंग उसकी सेकेंडरी चीज है। बॉलिंग और फील्डिंग दो चीजें हैं जो शादाब दिल से करता है, और फील्डिंग तो आप उससे जितनी मर्जी करवा दें, वो इवन अगर कोई प्रैक्टिस मैच हो रहा हो या ट्रेनिंग हो रही है उसमें फुल लेंथ डाइव मार देता है, इसके बावजूद कि उसको बड़ी दफा मना किया कि भाई इंजरी हो जाएगी, पर वो इतना अपना 100% देता है कि उससे कंट्रोल नहीं होता। तो उम्मीद है कि उसकी बॉलिंग वापस आएगी। कैप्टनसी रोल में जिस तरह मैंने पहले मेंशन किया था कि उसने बहुत ग्रो किया है, स्नैप डिसीजंस लेता है, और जो है वो काफी डेवलप हुआ। हम खुद सरप्राइज हैं कि जितनी जल्दी वो डेवलप हुआ एज अ कैप्टन, एज अ लीडर। सारे प्लेयर्स कंफर्टेबल हैं, हर एक प्लेयर से वो बात करता है, हर एक को साथ लेके चलता है। आई थिंक दैट्स अ ह्यूज प्लस पॉइंट फॉर एनी कैप्टन। मॉडर्न कैप्टन को यही चाहिए कि सब जो है उनको साथ लेके चले, उनके मसले समझे, पर्सनल इश्यूज, प्रोफेशनल इश्यूज, और फिर जो है उनको जो है गाइड करे। रियान भाई, अभी इस्लामाबाद की बात हो रही है और हमने सबसे बड़ा नाम का नाम लिया जो कि हसन अली है बॉलिंग के अंदर पे भी। तो मैं समझना चाहता हूँ कि हसन अली जैसा प्लेयर, एक तो सबसे बड़ी बात रोटी ग्रुप को कंबाइन करते हैं वो, थोड़ा सा मैं जी जी रोटी ग्रुप को कंबाइन करते हैं, और सबसे बड़ी बात ये कि जो एनर्जी वो क्रिएट करते हैं ऑन फील्ड एंड ऑफ द फील्ड, वो इस्लामाबाद के लिए आप एज अ मैनेजर आप कितने खुश हैं और वो कितना वैल्यू ऐड करती है? देखिए हसन अली, मैं आपको बता रहा हूँ, हसन अली का कमरा मेरे से कुछ 4 कमरे दूर है, और वो बैल्कनी पे आके आवाज देता है तो सबके कमरों में आवाज भी जाती है, और वो उसमें इतनी एनर्जी है, मैंने उसको जिंदगी में कभी बैठे नहीं देखा। वो हर वक्त कुछ कर रहा होता है, कुछ फिर रहा होता है, कोई ऐसी चीज करेगा जिससे या तो सारे हंस पड़ेंगे, या समटाइम्स दे गेट इरिटेटेड, पर फिर उनको समझ आती है कि मजाक कर रहा है। ही इज सो फुल ऑफ एनर्जी, और वो आप यकीन माने कि ड्रेसिंग रूम में हसन अली के होने से एक एनर्जी का रश मिलता है सबको, कि इतना एक्साइटेड एक इंसान कैसे हो सकता है, कि हर चीज पे वो एक्साइटेड है, और वो बड़ा पॉजिटिव आदमी है। आप कभी भी कोई नेगेटिव बात करेंगे ना, तो हसन अली विल इमीडिएटली आपको कहेगा कि नहीं भाई, नेगेटिविटी नहीं लेके आनी, पॉजिटिव बातें करो, पॉजिटिव सोचो। उसकी ये जो एनर्जी है ये ऑब्वियसली इफेक्ट करती है, और फिर सब जो है वो उसकी जान मारते हैं, क्योंकि वो जब एक अच्छा माहौल हो जहाँ पे सारे जो ना चर्पी हो, सब एक दूसरे को पंप अप कर रहे हो, तो आप खुद सोचेंगे उसका इफेक्ट ऑब्वियसली होता है। तो मैं आपको भी बता रहा हूँ, आप बैठे हो कमरे में, हसन अली अगर आप उसके साथ 10 घंटे ही बैठेंगे और आपको कोई काम भी नहीं है, वो फिर भी नहीं बैठ सकता। वो फिरता जाएगा, कुछ करेगा, कभी बॉल पकड़ लेगा, कभी जंप मार देगा इधर से उधर। ही इज ऑलवेज डूइंग समथिंग। रियान भाई, जो बेसिकली जो हसन अली का जो करंट फॉर्म वापस आया है और जिस तरीके से वो डोमेस्टिक खेल के कहाँ पे वो बिल्कुल डाउन हो गए, तो एक तरीके से नजर आ रहा था कि शायद हसन अली को हम दोबारा नहीं देख सकेंगे, वहां से वो उठ के वो जिस उन्होंने लीडरशिप और अपनी एक मोटिवेशन का एक अपनी स्ट्रेंथ दिखाई है कि वो बंदा कितना मेंटल स्ट्रेंथ है उसके अंदर, कि वहां से वो उसने अपने आप को गिव अप नहीं किया, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ मेहनत करके वो वापस आया, और जिस तरीके से उनके रिजल्ट्स हैं, तो मेरे ख्याल में ये यंगस्टर्स के लिए बहुत एक रोल मॉडल है हसन अली इस टाइम। बिल्कुल 100% आई थिंक सबके लिए रोल मॉडल है, और वो हसन अली का वो जो है चीज है कि मैं पर्सनली और जो हसन को जानते हैं उनको तो कभी कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए था कि ये वापस आएगा, बिकॉज सबको पता है कि वो कितना मेहनती आदमी है। मेहनत उसने कभी नहीं छोड़नी। वो जब फील्ड पे जाता है तो वो अपना 200% देता है, वो आउट ऑफ हिज वे जाके चीजें कर रहा होता है। वो फील्डिंग में नेचुरली उतना गिफ्टेड नहीं है जितना शादाब है फॉर एग्जाम्पल, लेकिन वो फील्डिंग में उससे ज्यादा जान मारता है। अगर वो बैटिंग कर रहा है वो उसमें उतनी जान मारता है, अगर वो बॉलिंग कर रहा है उसमें आपको पता है। दूसरा, एक हसन, क्योंकि उसमें इतनी एनर्जी है तो लोग कभी कभी ये भूल जाते हैं हसन बहुत इंटेलिजेंट बॉलर है, ही इज वेरी इंटेलिजेंट। तो हसन जो चीजें वो कवर करनी होती हैं वो हसन से बेहतर उसको पता है मैंने कब स्लोअर बॉल करवानी है। वो आपने साउथ अफ्रीका टूर में देखा होगा, अगर उसको छक्का पड़ा अगली बॉल उसने उधर ही करवाई, थोड़ा पेस उतारा और उसी तरह बैट्समैन को उसने आउट किया। तो टेस्ट मैच में स्लोअर बॉल पे कौन आउट करता है? वो टेस्ट मैच में स्लोअर बॉल पे आउट करा है, वो बहुत इंटेलिजेंट है।
और अक्सर क्यों लोग भूल जाते हैं क्योंकि उसकी एनर्जी इतनी है, लोगों को लगता है जी पैशन एंड एग्रेशन एंड ये वो, लेकिन वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट बॉलर है। और जो बंदा इस लेवल को क्रिकेट को अंडरस्टैंड करता हो उसकी सक्सेस जो है वो ऑलमोस्ट गारंटीड है। रेहान भाई, टोटी ग्रुप की बात हो रही है। फखर जमान ने भी एक ट्वीट की थी कि वो ड्राफ्ट में जाना चाहते हैं, लाहौर कलंदर्स को छोड़कर एक नया जर्नी शुरू करना चाहते हैं। तो तब अब तमाम टीम्स ने यकीनन उन पर नजर डाली होगी। क्या इस्लामाबाद ने भी नजर डाली थी उन पर और रोटी ग्रुप को मजीद कंबाइन करने का सोचा था? और फिर अगर जब उन्होंने नाम वापस ले लिया अपना ड्राफ्ट से, समीन राना ने ट्वीट की कि कहीं नहीं जा रहे फखर जमान, तो तब क्या फीलिंग थी आप लोगों की? देखें उसमें आप इम्पॉसिबल सी बात है कि आपको सारे प्लेटिनम प्लेयर्स पाकिस्तानी मिल जाएं, बिकॉज वो आपकी एक प्रायोरिटी होती है। और जब ड्राफ्ट होना था तो हमें पहले ही पता था कि हमारे जो 2 प्लेटिनम प्लेयर है, एक तो हमारा कैप्टन शादाब होगा और दूसरा हम लोग हसन अली पे 100% ऑल इन थे। तो वो तीसरा आप पाकिस्तानी नहीं ले सकते प्लेटिनम का प्लेयर, तो उसमें हमारी टीम में तो मुश्किल था। लेकिन ऑब्वियसली जब फखर जैसा प्लेयर अवेलेबल होता है तो आप पहली दफा आप यही सोचते हो कि यार ये ले लें। तो अगर कोई तरीका बनता हो तो क्यों ना ले कोई उसको। तो एंड में आप यकीन माने आप फॉरेन प्लेयर्स इकट्ठे कर लें या जो भी कर लें, फॉरेन प्लेयर्स जो हैं वो आप ऊपर नीचे कर सकते हैं, आपको पाकिस्तानी कोर अच्छी मिल जाए ना, उससे बेहतर कोई चीज नहीं है। जी रेहान भाई, क्वेश्चन है एक हमारे दोस्त है इंडिया से विशेष, उन्होंने पूछा है कि आप लोगों की इसमें क्या है कि आप लोग बहुत ज्यादा ऑलराउंडर्स को प्लेइंग 11 में खिलाते हैं, और एक उन्होंने फहीम अशरफ के हवाले से भी पूछा है कि आप उनकी जो करंट फॉर्म है उसको देखते हुए किस रोल में जो है प्लेइंग 11 में उतारेंगे? देखिए फहीम तो इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए तो वो PSL 3 में उनका पहला सीजन था, टॉप विकेट टेकर थे। PSL 4 में वो इस्लामाबाद के टॉप विकेट टेकर थे और PSL के ओवरऑल सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर थे। सिर्फ उनका एक सीजन बुरा गुजरा था PSL 5। और PSL 6 में आप देखें कि टॉप 3 इकोनॉमीज इस वक्त जो है उसमें एक फहीम की इकोनॉमी है। तो एक तो बॉलिंग तो ऑब्वियसली उनकी है। जो बैटिंग की आप बात कर रहे हैं, जो इस्लामाबाद यूनाइटेड को पहले सीजन से फॉलो कर रहा है उसको एक बात का तो पता है कि हमारा कोई बैटिंग ऑर्डर नहीं होता, हमारा ओपनर होते हैं और उसके बाद सिचुएशन के मुताबिक भेजा जाता है। फहीम को हमने टॉप 4 में ही भेजा है, टॉप 5 में ही भेजा है, तो सिचुएशन पे डिपेंड करता है। और ऑब्वियसली जब कोई बंदा अच्छी फॉर्म में हो तो आप उसी फॉर्म का फायदा उठाना चाहिए, और हम यही कोशिश करते हैं कि जब कोई अच्छी बैटिंग फॉर्म में हो, तो जिस तरह शादाब लास्ट ईयर टॉप 4 में खेलता रहा क्योंकि वो अच्छी बैटिंग फॉर्म में बांग्लादेश से खेलता आ रहा था, तो उसकी फॉर्म जो वो यूटिलाइज हुई। इसी तरह फहीम इस वक्त फॉर्म में है, तो वी विल ट्राई आवर बेस्ट कि हम उसको सही तरह यूटिलाइज करें। अब वो डिपेंड करता है कि मैच की सिचुएशन क्या है, पिच कैसी है। लेकिन ऑब्वियसली फहीम का वन ऑफ द फर्स्ट नेम्स ऑन द 11, फहीम का नाम जरूर होता है हमेशा, बिल्कुल। क्योंकि वो यहाँ जो बैलेंस फहीम देता है ना आपको, वो जो बैलेंस टीम में आता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, ऑलराउंडर्स की बात हो रही है तो मोहम्मद वसीम का भी पूछ लेते हैं कि जिस तरह से उन्होंने अपनी पावर हिटिंग की एबिलिटीज शो की हैं नेशनल वनडे कप में, तो अब क्या इस्लामाबाद यूनाइटेड जिस तरह से शादाब को उन्होंने ऊपर प्रमोट किया, फहीम को भी ऊपर इन्होंने काफी चांसेस दिए, तो क्या आने वाले दिनों में अब हम देखेंगे कि जिस तरह से उसने नेशनल वनडे कप में परफॉर्मेंस दी है, तो हम इस्लामाबाद यूनाइटेड में भी देखें कि मोहम्मद वसीम जो है बॉलिंग के साथ साथ इस्लामाबाद के लिए पावर हिटिंग की जो एबिलिटीज हैं वो भी शो करे इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए? आई थिंक इसमें जो इंटरेस्टिंग बात ये कि हमारे पास अल्लाह का शुक्र है इतने ऑप्शंस मौजूद हैं कि मुझे अक्सर लोग कहते हैं शादाब ऊपर आ जाए, फहीम ऊपर आ जाए, जफर गौहर ऊपर आ जाए, वसीम ऊपर आ जाए, तो फिर बैट्समैन किधर जाएंगे? तो हाँ, एक और इसमें थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा, काट रहा हूँ आपको, कि एक और भाई ने कमेंट किया हुआ है कि फैसलाबाद वुल्व्स के लिए आसिफ अली जो है वो ओपनिंग के तौर पर बिल्कुल, खेलते रहे, ओपनर के तौर पर, तो आप क्यों उन्हें क्यों नहीं ट्राई करते कि नीचे आपके पास ऑप्शन बहुत है तो आसिफ को ओपनर भी ट्राई कर ले? देखें वो आसिफ तो हमारे लिए एक फिनिशर है, उसने इतने मैच हमें फिनिश करके जिताए हैं, पर ये भी ऑप्शन हो सकता है। और ऑप्शन इसलिए हो सकता है कि हम टीम जब बनाते हैं तो यही सोच के करते हैं कि इतनी फ्लेक्सिबल टीम हो कि हर बंदा जो है वो अगर सिचुएशन हो उसमें आप उसको डाल सको। तो अब जो आपने वसीम की बात की, वसीम की जो सबसे इंप्रेसिव बात है कि जब वसीम एज एन इमर्जिंग प्लेयर लिया गया था तो हमें पता था इज गुड, हमें इतना ये नहीं पता था कि वो डेथ ओवर्स इतने अच्छे करवाएगा। आप देखिए उसने डेथ ओवर्स में बहुत, जो उसने रिजवान को बोल्ड किया, शाहिद अफरीदी को उसने स्लोअर बॉल पे आउट किया, हर जितने मैचेस में उसने डेथ ओवर्स कराए उसको मार नहीं पड़ी। तो वो बड़ी मैच्योरिटी शो करता है। और दूसरी चीज के जरूर उसका टाइम आएगा जरूर जब वो बैट से भी देगा। हमें तो उम्मीद यही है कि उसकी बैटिंग की जरूरत के बगैर ही हम मैचेस जीत जाएं, लेकिन पड़ी जरूरत तो हमें उस पर पूरा यकीन और पूरा ट्रस्ट है कि वो डिलीवर कर सकता है। जी जी सियान भाई, ये पाकिस्तान क्रिकेट का जो
कल्चर है, ये बहुत सालों से ये है कि कोई प्लेयर अगर कोई मतलब इनिशियली जो आता है और वो उसकी फॉर्म उसकी बहुत अच्छी उसकी लगी हुई होती, जो ग्रेट प्लेयर्स जो मतलब अभी खेल रहे हैं, जो पास में भी हैं और अभी जो करंट भी हैं, हम कंपैरिजन हम शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से हम लोगों ने देखा है कि कहीं ना कहीं फिर उस प्लेयर की जो परफॉर्मेंस है वो मतलब अफेक्ट होती है। इसकी मैं मतलब जैसे मैं शादाब की मैं बात करूं, उनकी फॉर्म तो बहुत अच्छी है उनकी, बट उनको अभी स्टीव स्मिथ के साथ उनको कंपेयर उनको करा मतलब जा रहा है, और बाबर आजम को कोहली के साथ मतलब जुड़ा जा रहा है। तो ये कंपैरिजन क्या मतलब ये एक तरह से नेगेटिव मतलब अफेक्ट नहीं डालता परफॉर्मेंसेस पर प्लेयर्स की? देखें, कंपैरिजन तो हम करते हैं देख के, प्लेयर्स तो आपस में कंपैरिजन ऐसा चुस्ता नहीं करते। पहली चीज तो ये होगी। दूसरी चीज ये होगी कि मुझे अक्सर इख्तलाफ होता है कि जब लोग कंपैरिजन कर रहे होते हैं तो वो कंपैरिजन करते हैं किसी दूसरे प्लेयर की पीक से। क्या आप लोग कहेंगे कि जी डेविड मिलर की जो पीक है, आपका जो हिटर आए उसकी उसकी वो होनी चाहिए, लेकिन मिलर के आप पहले पहले 50 मैच उठा के देख लें इंटरनेशनल क्रिकेट में, या आप किसी भी ग्रेट प्लेयर, कोई भी ग्रेट प्लेयर जो होता है उसका ये नहीं हो सकता कि उसका कोई एक या दो बुरे साल ना गुजरे, क्योंकि जब वो आपका बुरा साल गुजरेगा तो आप उसे कैसे रिकवर करते हो वही आपको एक ग्रेट प्लेयर बनाता है। पाकिस्तान में मसला है कि जब वो बुरा टाइम आता है तो हम कहते हैं ये तो फारेग है, हमने तो उसको ही कंपेयर कर दिया। तो कहने का मतलब ये है कि आपको थोड़ा टाइम हर एक इंसान को देना। इवन सचिन तेंदुलकर का बैट पैच आया था, लारा का बैट पैच आया था, यानी आपके बॉलर्स इतने ग्रेट ग्रेट है जिनका बैट पैच आया था। तो इसका ये मतलब नहीं कि एक या दो साल बुरे होने से वो प्लेयर बुरा बन जाता है। जब वो टाइम है जब आपने कहना कि यार ओके लेट्स गिव हिम मोर टाइम और देखते हैं कि ये बाउंस बैक करता है कि नहीं, और जो बाउंस बैक कर जाए वो ग्रेट प्लेयर बन जाता है। पर फॉर्म में डिप, कोई ऐसा ग्रेट प्लेयर नहीं जिसकी फॉर्म में डिप ना आया हो। फॉर्म में डिप सबकी आता है। रेहान भाई, बेसिकली फॉर्म में डिप आप बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा ये समझने वाली जो आप ज्यादा बेहतर समझा सकते हैं कि जो फ्रेंचाइज क्रिकेट होती है और एक इंटरनेशनल क्रिकेट है उसमें फर्क भी होता है। अब कुछ प्लेयर, मैं इंटरनेशनल एग्जांपल दूं तो क्रिस लिन अगर आप हम एग्जांपल लें, जो वो बिग बैश में एक नजर आते हैं, वो इंटरनेशनल लेवल पे अभी तक उस तरीके से परफॉर्मेंस नहीं दे सके। आसिफ अली इस तरह के एक और प्लेयर, इस तरह की देयर आर नंबर ऑफ अदर एग्जांपल्स जो कि हमारे सामने मौजूद है। तो बेसिकली ये मतलब कंफर्ट लेवल बन जाता है प्लेयर का उस फ्रेंचाइज से, या फिर कोई और, या फिर इंटरनेशनल प्रेशर हो जाता है। आप प्लेयर्स को ज्यादा बेहतर तरीके से जानते हैं, ज्यादा उनके साथ रहे हैं, इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ भी, लोकल प्लेयर्स के साथ भी। तो बेसिकली या फिर ये मेंटल एक वो बोनस होता है जिसकी वजह से कि प्लेयर परफॉर्म नहीं कर पाता अपने एबिलिटी के तहत? आई थिंक इसमें बहुत बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा। पहले तो एक चीज मैं क्लैरिफाई कर दूं कि एज अ फ्रेंचाइज हमारा काम ये है देखना, कैन यू गाइस हियर मी? या एज अ फ्रेंचाइज हमारा काम ये है देखना कि प्लेयर हमारे लिए क्या कर रहा है, और उसका डोमेस्टिक का क्या रिकॉर्ड है। और हम लोग अगर सिर्फ इंटरनेशनल मैचेस पे जाएं तो कोई, तो फिर तो आप इवन ग्रेटेस्ट प्लेयर्स भी ले लें तो वो भी आउट ऑफ फॉर्म होते हैं। दूसरी इसमें ये चीज है कि आप कह रहे हैं कि डिफरेंस, फ्रेंचाइज क्रिकेट का जो प्रेशर है पीएसएल का वो बड़ा सिमिलर है इंटरनेशनल क्रिकेट से। जो भी आपके इमर्जिंग प्लेयर्स पीएसएल में खेल के इंटरनेशनल खेले उनका पहला एक दो साल अच्छे रहे हैं। आप शादाब हो, हसन अली हो, नवाज हो, ऑल ऑफ दीज गाइस डिड रियली वेल पहले एक दो साल में। बात यह है कि जब इंटरनेशनल आप ज्यादा देर खेलते हैं तो आप पे रिसर्च होती है, दूसरी टीमें एक मेथड निकालती हैं आपके खिलाफ, उसके बाद आप कैसे रिकवर करते हो, एक तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, आपने क्रिस लिन की बात की, वो देखें कुछ प्लेयर्स होते हैं वो कंफर्टेबल फील करते हैं एक सर्टेन एनवायरनमेंट में। फ्रेंचाइज क्रिकेट का जो माहौल है वो कदरे रिलैक्स्ड होता है। तो आप अगर आपने एक टॉप क्वालिटी लिन जैसा प्लेयर लिया है तो लिन को ये पता है कि यार मैं 3 मैच फ्लॉप भी हो गया ना तो मेरी टीम मुझे 11 से नहीं निकालेगी, मैंने 10 में से आपको 3 मैच जिता दिए तो और क्या चाहिए आपको। और किसी भी प्लेयर, अगर आपको एक प्लेयर 10 में से 3 मैच जिता के दे रहा है ना तो उससे वो ग्रेट प्लेयर है फ्रेंचाइज क्रिकेट में। इंटरनेशनल में मसला ये होता है कि आप 2-3 मैच फेल हो जाएं, आप पे प्रेशर्स डिफरेंट आते हैं। दूसरा, पाकिस्तान में तो ऑब्वियसली प्रेशर्स एक और ही लेवल पे है ना कि आपको चांस कंसेक्यूटिव, अगर किसी को आपने 5 कंसेक्यूटिव मैचेस खिलाए हैं, कंसेक्यूटिव, मैं ये नहीं कह रहा एक खिलाएं एक ड्रॉप करें फिर खिलाएं फिर ड्रॉप करें, तो आप उसके बाद प्लेयर पे जो जजमेंट पास करनी है आप कर दें। लेकिन हमारा यही होता है ना कि प्लेयर जब बैटिंग करने जा रहा होता है या बॉलिंग करने जाता है तो उसको पता होता है जी आज अगर मैं आउट हो गया ना
तो फिर मैं तो बिल्कुल बाहर हूँ। तो वो जो प्रेशर है उसके साथ खेलना किसी के लिए भी बहुत मुश्किल है। वो एक बहुत मुश्किल प्रेशर है। वो इंटरनेशनल क्रिकेट में ना सिर्फ पाकिस्तान और भी जगह होता है, और उससे कोप करने के लिए आई थिंक प्लेयर्स को खुद भी मेहनत करनी है, और खुद रियलाइज भी करते हैं कि हमें थोड़ा और टाइम मिले, हमें थोड़ा मेच्योरिटी आए, मेंटल मेच्योरिटी आए, तो हम इससे कोप कर सकते हैं। बट यस, देयर आर अ लॉट ऑफ प्लेयर्स जो फ्रेंचाइज क्रिकेट में सुपरस्टार्स हैं। इवन यार आप ये देख लें कि मेरी नजर में T20 के जो 3 बेस्ट प्लेयर्स हैं उनमें आंड्रे रसल एक है, और आंड्रे रसल ने वेस्ट इंडीज के लिए गिन के कोई 2 या 3 इनिंग्स खेली हैं अभी तक अच्छी। लेकिन फ्रेंचाइज क्रिकेट में आंड्रे रसल जिस टीम में जाता है उसकी टीम जीत जाती है, और वो 10 में से आपको 2-3 मैच जिता देता है ग्रुप स्टेज के। तो आई मीन टू से कि T20 क्रिकेट इज वेरी डिफरेंट टू इंटरनेशनल। इसमें जो वेटेज आई थिंक फ्रेंचाइज क्रिकेट जो है वो T20 की पीक है। ODI और टेस्ट क्रिकेट जो है वो ऑब्वियसली इंटरनेशनल बहुत ऊपर है, वो तो आप कंपेयर भी नहीं कर सकते। रिहान भाई इसमें थोड़ा सा ऐड करूंगा कि अब जैसे हमने आंड्रे रसल की बात की, तो ऑब्वियसली बहुत बड़ा नाम है, और अगर डेटा भी निकालें तो उस लिहाज से मतलब कोई अगर आपको चांस मिले तो कोई ऐसा मतलब मौका नहीं होगा कि आंड्रे रसल आप पिक ना करें। लेकिन अभी हम समीर राणा साहब से बात कर रहे थे, उनकी सिर्फ इसलिए फॉर एग्जाम्पल करूंगा कि मतलब मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आप लोगों का भी क्या थॉट प्रोसेस इस तरह होता है कि उन्होंने ये बात की कि बीइंग सेलेक्टर उन्होंने ये देखा कि क्योंकि वो IPL खेल रहे थे एंड बैक टू बैक मैचेस खेल रहे थे, और साथ में 45 डिग्री में उनकी मतलब हमने ये देखना था कि उनकी बॉडी पे कितना ज्यादा वर्कलोड है। और आप कहीं बात ये थोड़ा कहीं ना कहीं एग्री करेंगे, आई डोंट नो कि सच कितना झूठ कितना है, लेकिन आंड्रे रसल का ये कहीं ना कहीं एक लेवल है कि कहीं ना कहीं वो दूसरी लीग में वो अपना 100% नहीं देते, 50 to 60% पे खेलते हैं। तो क्या ये भी एक थॉट प्रोसेस होता है प्लेयर को पिक करने का? देखिए, हर टीम का एक डिफरेंट स्ट्रेटजी होती है। हमारी अपनी भी होती है देखना कि प्लेयर कितने मैचेस के लिए अवेलेबल है, और अगर ये 11 में नहीं खेलेगा तो ड्रेसिंग रूम में माहौल तो नहीं खराब करेगा। ये चीजें तो जरूर देखनी पड़ती हैं आपको। जहां तक आंड्रे रसल का सवाल है, आई थिंक वो उसमें एक चीज आपको ये रियलाइज करनी कि मेरा पर्सनल कंफर्ट लेवल विद आंड्रे रसल जो है वो थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि इस्लामाबाद यूनाइटेड का ओवरऑल भी डिफरेंट है। इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए वो PSL 1 में खेले और टॉप विकेट टेकर थे, हम सीजन जीते। PSL 3 में उसने हमें वो सुपर वाला मैच जिताया, हम PSL 3 जीते। 2 सीजन हमारे साथ रहा, दोनों सीजन हम जीत गए। तो वो एक एक्सपीरियंस डिफरेंट है। दूसरा, आपने जो जान मारने की बात की, मेरे साथ आंड्रे रसल थे वैंकूवर नाइट्स के अंदर, कनाडा GT20 में मेरी टीम में थे वहां पर। और वहां पर उसका जो NOC था उसमें ये लिखा आया था कि इसने बॉलिंग नहीं करवानी, क्योंकि इसे फिट नहीं है तो इसको बॉलिंग नहीं करवानी है आपने। 3 मैच हुए हैं, थोड़ी हमारी बॉलिंग को मार पड़ी है। आंड्रे रसल ने खुद आके कहा कि भाई मैंने तो बॉलिंग करवानी है, जो मर्जी हो जाए। उसने अपने बोर्ड को कहा कि जी मैं तो बॉलिंग करवाऊंगा अपनी टीम के लिए। तो मैंने तो उसका ये लेवल ऑफ कमिटमेंट देखा है। मैंने तो उसका ये लेवल ऑफ कमिटमेंट देखा है कि हमें 72 स्कोर चाहिए था, आखिरी 5 ओवरों में 8 आउट हो गए थे। 72 में से 70 उसने कर दिया और सुपर ओवर तक मैच ले गया वो। तो वो ऑब्वियसली एक डिफरेंट, हर एक का डिफरेंट होता है। और आई एम श्योर कि ये डाउट्स आते हैं ज़हन में, जरूर आते हैं, क्यों नहीं आते। और ये अक्सर IPL प्लेयर से एसोसिएट होता है कि जब वो PSL में आते हैं शायद जान नहीं मारते। लेकिन मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि मेरा तो एक्सपीरियंस उनके साथ अच्छा ही रहा है, आंड्रे के साथ। जी रेहान भाई, इसमें आपने विकेट जी कीपर्स बोले। लिए, रोहेल आपके पास पहले थे, अभी मोहम्मद अहलाक लिए, तो इन दोनों में से जाहिर सी बात है आप वो कॉम्बिनेशन देखेंगे, पिच कंडीशन देखेंगे, उसके बाद ही फैसला करेंगे किसको खिलाना है। लेकिन आप ने अहलाक के अंदर किस तरह की पोटेंशियल देखी है? पिछले जो ये सीजन जब मुलतवी हुआ उससे पहले ये लाहौर कलंदर के साथ भी एसोसिएटेड रहे हैं, तो इसकी क्या क्वालिटीज आपको अच्छी लगी जो आपने इन्हें पिक किया? सेंट्रल पंजाब के लिए भी खेलते रहे, काफी अच्छी हिटिंग एबिलिटी है, तो आप इन्हें भी एज एन ओपनर खिलाएंगे, मिडिल ऑर्डर में खिलाएंगे, क्योंकि पावर हिटर है, कहीं पे भी आपको यहाँ पर भी एक और प्लेयर मिला है जो आपकी प्लेइंग 11 में फ्लेक्सिबिलिटी लाता है। लेकिन ये आपने खुद जवाब दे दिया इस सवाल का। इसमें जो पहली चीज तो ये है कि आप किसी भी टूर्नामेंट में एक विकेट कीपर के साथ नहीं जा सकते। खुदा ना खास्ता अगर इंजरी होगी तो आप किसी बैट्समैन से कीपिंग करवाएंगे तो वो या एक आधा कैच छोड़ देगा, या आपको टीम उसकी वजह से आपकी टीम को नुकसान होगा, उसकी अपनी बैटिंग सफर करेगी। तो उसमें जरूरी है कि आपके पास एक बैकअप कीपर हो। अब अखलाक अगर कीपिंग ना भी कर रहा हो तो वो फील्डर भी ठीक है, वो बैट्समैन भी अच्छा है, और वो टॉप 6-7 में आप उसको कहीं भी डाल सकते हो। तो जब आप ऐड कर रहे हो प्लेयर स्क्वाड में, तो आप ऐसा प्लेयर ऐड करते हो कि वो हर एक को कवर दे दे, और अखलाक ऐसा प्लेयर है कि वो हर एक के लिए कवर है। ठीक है। किसी और का क्वेश्चन है? टाइम काफी हो गया है, आंसर हमने काफी टाइम ले लिया, कमिटमेंट थोड़ी थी हमारी। कोई बात नहीं, नो क्वेश्चन।
अच्छा रियान भाई, मैंने कुछ क्वेश्चन थोड़े से पूछने थे आपसे इन दी एंड। अच्छा, एक तो जैसे अभी आपने बात की थी कि पीएसएल के अंदर जो है ना थोड़ा सा प्लेयर्स रिलैक्स थोड़ा सा मूव प्लेयर करते हैं। अच्छा, ये हमारी पीएसएल की एक बड़ी खूबसूरती है कि आपस में जो फ्रेंचाइजीज का जो एक रिलेशन है वो बड़ा यूनिक है। अब जैसे मैं इसमें जरूर नाम लेना चाहूंगा कि आपका और हसन का और हैदर का जो एक रिलेशन है वो काफी ज्यादा है, और खासतौर पे इससे एसोसिएटेड कहीं ना कहीं वो फीफा भी एक कॉन्सेप्ट आता है। तो बल्कि मैंने तो यहाँ भी सुना हुआ है, थोड़ा सा मैं चाह रहा हूँ कि व्यूअर्स सबके लिए कि इतना ज्यादा क्लोज रिलेशन है कि शायद किसी के मोबाइल में आपका नाम सौतन के नाम से भी मशहूर वो आपका हैदर सेव हुआ हुआ है, तो हैदर वो अजहर हैदर अजहर के मोबाइल पे सेव होगा। यस। तो आपस में ये कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है इस तरीके से जेल्युइन होना। देखिए, ना सिर्फ हैदर और हसन, उनको तो मैं पीएसएल ज्वाइन करने से पहले का जानता हूँ। समीन भाई से मेरी काफी अच्छी बनती है। तारिक भाई जो हैं वो कराची में, उनसे फैसल मिर्जा कराची में, उनसे बहुत अच्छी बनती है। नबील हाशमी, उनके साथ बहुत अच्छी बनती है। आहद जो पेशावर जल्मी का सारा ऑपरेशन का काम देखती है, उनसे बहुत अच्छी बनती है। तो वो ऑब्वियसली जब आप सेम प्रेशर से गुजरे हो ना, और आप सेम एक स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट के अंदर हो, तो आप में कॉमन चीजें निकल आती हैं। क्योंकि रात को जब आप बैठते हो और आपने वेंट आउट करना हो, तो आपको जब वो सेम चीजें मिलती हैं कि यार मेरे साथ भी ये हुआ, ओ अच्छा तुम्हारे साथ भी ये हुआ, मेरे साथ भी ये हुआ, तो एक ऑटोमेटिकली एक बॉन्ड बन जाता है। तो उसके अलावा पूरा साल जो है पीएसएल की मीटिंग्स कमिटीज वगैरह होती रहती हैं, तो उसमें आपकी इतनी आपस में बात होती है, और ऑब्वियसली एज फ्रेंचाइजीज हमें सेम पेज पे रहना पड़ता है, तो वो हमारी उधर से भी आता है। जो आपने फीफा की बात की, वो तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि इन सब में से सबसे अच्छा प्लेयर मैं हूँ। ये तो आपको ऑन रिकॉर्ड वो भी बता दें। जी जी, इसके तो बारे में आइडिया है। तो तो यस, वो काफी स्ट्रांग है। हसन और मैं तो एक ही टीम में भी हैं, तो वो तो यानी उसमें तो ये भी नहीं हो सकता कि वो तो ऑटोमेटिकली एक चीज है कि वी वर्क इन द सेम टीम, हमारा सिलेक्शन में सेम इनपुट होता है, तो ऑब्वियसली वो एक तो बॉन्ड होना था। हैदर अजहर, ही इज लाइक एन एल्डर ब्रदर टू मी, एंड ऑल दीज अदर गाइज लाइक नबील इज अ रियली गुड फ्रेंड। समीन भाई की मैं बहुत इज्जत करता हूँ। फैसल इज अ रियली गुड फ्रेंड, एंड सो वी ऑल गेट अलोंग। अच्छा रियान भाई, ओके। एक जी जी क्वेश्चन था जानेमन मलान के हवाले से कि वो हमने पिक किया। अब देखें जैसे बाकी साउथ अफ्रीकन प्लेयर में अपना उनको पार्शियल अवेलेबल किया है, लेकिन मतलब व्हाट इज द रीजन बिहाइंड के दिस सडनली ऑप्ट आउट हिज नेम इन द लास्ट मोमेंट। लेकिन जानेमन मलान तो 100% अग्रीड थे आने को, और उनकी तरफ से बिल्कुल कोई इशू नहीं था। साउथ अफ्रीका क्रिकेट बोर्ड ने उनको एनओसी नहीं दी, क्योंकि वो साउथ अफ्रीका ए टीम में सिलेक्ट हो गए जिम्बाब्वे के टूर के लिए। तो जितने भी लोग साउथ अफ्रीका ए टीम में सिलेक्ट हुए वो नहीं आ, जिस तरह जॉर्ज लिंडा भी हैं मुल्तान सुल्तान के, उनको भी ए टीम में सिलेक्ट कर लिया तो वो नहीं आ सके। तो एक अनफॉर्चुनेट अनस्केड्यूल्ड डेविड टूर मिलर था भी थे उनके, वो तो उस आ तरह गए। से। मिलर ए टीम में नहीं है ना? ये टीम में नहीं है ना ए जी। टीम जो जो उनकी फर्स्ट प्रेफरेंस होगी जिम्बा प्लेइंग 11। नहीं नहीं, साउथ अफ्रीका ए टीम इज बेसिकली वो जो इंटरनेशनल से नीचे वाली टीम है, जी वो जी। सारी टीम गई है ना जिम्बाब्वे टूर के लिए। डेविड मिलर भी है उसमें। ठीक। डेविड मिलर ए यस टीम में मैं नहीं, डेविड मिलर इंटरनेशनल टीम जाने में है। मन जानेमन मलान उधर गए ना, वो ये बता रहे हैं कि जो ए टीम में सिलेक्ट हुए उन्हें एनओसी जारी नहीं किया, तो जानेमन मलान अच्छा, ए उधर गए टीम उनका, होंगे ना जिम्बाब्वे। अच्छा सही है, वो लेदर्स का ठीक हो गया। हाँ। Yeah, yeah. अच्छा रेहान भाई, उसमें जो जो मनरो आपके पास वापस आए हैं, पहले भी मतलब मेरे ख्याल में वो सुनने में था कि आना चाह रहे थे, कि कोई वीजा इशू हो गया था 11वें आवर पे जिसकी वजह से वो अनअवेलेबल हो गए थे, या कोई इस तरह की कोई न्यूज़ थी। थोड़ा सा मैं इस बारे में जानना चाह रहा था आपसे। देखिए, मनरो का बिल्कुल वीजे का इशू नहीं था। मनरो खुद आना चाहते थे। मनरो हमारी पहली रिटेंशन में से एक था, डायमंड में उसको रिटेन किया उसने। हमारे लिए जो परफॉर्मेंस पिछले साल दी थी, डिस्पाइट कि हम बॉटम फिनिश किए, मनरो वाज वन ऑफ द स्टैंड आउट प्लेयर्स। तो मनरो का इशू ये हुआ था कि न्यूजीलैंड में MIQ रूल्स होते हैं, तो आपको अपना स्लॉट बुक करवाना पड़ता है। मनरो को जो स्लॉट बुक मिल रहा था ना, वो पीएसएल खत्म होने के 1 महीने बाद का था। तो वो बेचारा अगर पीएसएल खेलने आता तो 1 महीना कहाँ रुकता अपनी फैमिली से दूर। तो अब जब दोबारा पीएसएल हुई है, तो शुक्र है अल्लाह का कि एक MIQ स्लॉट खुला और वो लकीली मिल गया। तो इसलिए आपने देखा कि न्यूजीलैंड के प्लेयर्स भी कम आए हैं, क्योंकि MIQ जो है वो बहुत जी मुश्किल है न्यूजीलैंड में मिलना। जी जी। वो होटल क्वारंटीन बेसिकली। यस अच्छा रेहान भाई, जफर गोहर का नाम हमने लिया था, उसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होने जा रहा है, क्योंकि आपने जैसे कि पहले बात की कराची लेग में आप लोगों ने मौका दिया, लेकिन उस तरीके से वो परफॉर्म, वेरी बात है वो विकेट्स नहीं शायद उसको सपोर्ट किया। तो आपको क्या लगता है कि यूएई कंडीशन में जफर गोहर कितना अहम रोल अदा कर सकते हैं। बिल्कुल, जफर गौहर बहुत अहम रोल अदा कर सकते हैं। और जफर को मैं वही बात कर रहा हूँ, जो परफॉर्मेंसेस की आप बात करें कराची में जिन पिचेस पे इस्लामाबाद यूनाइटेड के मैच हुए, वो तो उस पे तो बॉल एक भी स्पिन नहीं की। वो तो पिचेस ऐसी थी कि वहां पे 200 स्कोर जो है वो लग रहा था, और वो चेस भी हो रहा था।
आखिरी मैच में स्पिन हुई जो क्वेटा और मुल्तान का मैच था, और उसके बाद हमारा दोबारा प्लान था कि हम जफर को या फवाद को री इंडक्ट करें टीम में, लेकिन ऑब्वियसली वो फिर टूर्नामेंट उस वक्त कैंसिल हो गया, पोस्टपोन हो गया। तो ऑब्वियसली जफर इज पार्ट ऑफ द प्लान। देन वो जफर का यूएई में रिकॉर्ड देखें और आप उसकी स्ट्राइक रेट देखें यहाँ पे, तो उनके ऑब्वियसली टॉप 12.2 क्लास की स्ट्राइक रेट है, बेस्ट है स्ट्राइक रेट उनकी। यस 12.2 की स्ट्राइक रेट से वो बॉलिंग करते हैं यूएई में, और ज्यादा उनका फायदा होगा आप लोगों को। डेंजरस हो बिल्कुल जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और वो दूसरा जफर की आप बैटिंग को अंडररेट मत करें, क्योंकि वो कायद आजम ट्रॉफी में जब प्लेयर ऑफ द सीजन बने थे तो उसने 2 या 3 सेंचुरियां की थी और कुछ 450 स्कोर किया था। तो वो भी एक वो तो हमारी टीम की लक है ना कि 11 तक हर बंदे ने फर्स्ट क्लास सेंचुरी की हुई है। बिल्कुल। रेहान भाई वो मैं मूसा का तो मैंने खुद लाइव छक्का देखा था ग्राउंड में, तो मुझे इस चीज का आइडिया है इस्लामाबाद की बैटिंग डेप्थ का। तो वो वन ऑफ माय फेवरेट मोमेंट्स है बाय द वे। इट वाज वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग मोमेंट्स। वो था भी लेकिन लाहौर के हमारे अगेंस्ट। लिए यस हमारे लिए लाहौर कलंदर के फैंस के लिए वो फेवरेट मोमेंट नहीं थे। मैं भी स्टेडियम में देखिए था मैं और आपको रोने वाली हालत हुई थी। ऑनेस्ट बात बताऊं रिगार्डिंग लाहौर कलंदर्स। हाँ, हम लोग, आप जितने मेरी टीम में प्लेयरों से पूछेंगे उनकी भी सेकंड फेवरेट टीम लाहौर कलंदर्स ही है। इवन कल शदाब ने भी वो आस्क शदाब किया हुआ था, उसमें भी उसने जवाब दिया कि लाहौर कलंदर्स माय सेकंड फेवरेट। हाँ, वो आप जिससे पूछेंगे वो यही कहेंगे कि लाहौर कलंदर्स आर सेकंड हाँ, फेवरेट टीम। एक ये और हमसे जीत क्यों जाते फैन फिर, है। कभी हमें भी जीतने दिया करें। सारी क्रच मोमेंट लिखी गई। सेकंड टीम को भी थोड़ा बहुत मार्जिन दे दें। ये सुपर ओवर वाला मैच अच्छा भी आंद्रे रसल ने मारा। रेहान भाई लास्ट यस क्वेश्चन बस ये है आपसे कि कोई ऐसा प्लेयर जो आपको लगता हो कि आप लेना चाह रहे हो लेकिन ड्राफ्ट रूल या अवेलेबिलिटी की वजह से आप ना ले सकते हो। आई थिंक बहुत प्लेयर्स हैं, सब टीम्स ही चाहती हैं कि वो लें, लेकिन वो आपकी ड्राफ्ट पे जिस नंबर पे बारी आती है उस पर डिपेंड करता है। और अब ऑब्वियसली अगर अवेलेबल प्लेयर्स होते हैं एनीवन तो स्टैंड आउट प्लेयर कोई यार जो अभी हैं या जो नहीं आए, जो अभी है? हिटमायर थोड़ा राशिद खान बोलेंगे। देखिए राशिद तो पहले चला गया था ना। हाँ अभी की बात। हाँ, तो मैं अभी की बात कर रहा हूँ। तो यार राशिद तो पहले चला गया था, पर हेटमायर जो अभी आए हैं उनमें हेटमायर वाज द प्रायोरिटी। ओके रेहान भाई एंड में जो है फैंस के कुछ मैसेजेस हैं आपके लिए। अब्दुल बासित हैं भाई हमारे, ये काफी अच्छे सपोर्टर हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड के, तो वो यस यस उन्होंने कहा था कोई कमेंट और नहीं है, कोई मेरा कोई सवाल नहीं है, बस रेहान भाई को मेरा ना सलाम दे देना, तो वो आपको उनको को सलाम वालेकुम दे अस्सलाम। बिल्कुल, वो उनके मुझे ट्वीट्स भी काफी आती हैं और मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट भी करता हूँ। ठीक। और एक और फैन कह रहे हैं कि जो यानिमन मलान है उनको किसकी नजर लगी और वो ट्वीट जो इस्लामाबाद यूनाइटेड के पेज पर आया था यानिमन मलान के लिए, वो किसकी सोच थी और किसने वो ट्वीट कराया था? वो देखें, मैं आपको एक और चीज बताऊं, अक्सर लोग समझते हैं कि ये ट्वीटें जो हैं उर्दू में फ्रेंचाइज कराती हैं। मेरे पास पिछले साल डोनोवन मिलर कोच थे, वो हर आते थे थोड़ी देर बाद और पूछते थे यार ये मैंने बोलना है लेकिन मुझे उर्दू में ट्वीट करके दो ये। तो हमारी डिजिटल टीम फिर उनको उर्दू में लिख कर देती थी। तो वो जो कहना चाह रहे हैं वो आपसे पहले डिस्कस करते हैं कि यार ये कर दो, और फिर यानी अक्सर प्लेयर्स आपको खुद आके कहते हैं यार उर्दू में ये लिखना चाहता हूँ, बिकॉज दे आल्सो वांट टू रिलेट टू द लोकल क्राउड्स। सही। चलें, आई थिंक हो गए, काफी ज्यादा टाइम ले लिया रेहान भाई का, शो को एंड करते हैं। थैंक यू रेहान भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त निकाला। यकीनन इस वक्त आपके खाने वगैरह का टाइम भी होता है और डिफरेंट पीसीआर टेस्टिंग भी बीच में आ गई थी। तो नाज़रीन बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने देखा, उम्मीद है आपको शो पसंद आया होगा, तमाम क्वेश्चंस के आंसर ऑलमोस्ट मिल गए होंगे। रेहान भाई का दोबारा बहुत शुक्रिया। रेहान भाई, आई होप एंड Islamabad United best of luck for this season 6.